नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परशुराम सक्सेस एकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल का सामाजिक जीवन और वैदिक काल के सामाजिक जीवन को भी हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझेंगे। तो आइए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक काल में परिवार का प्रधान कौन था? ठीक है, तो वैदिक काल में जो प्रधान होता था परिवार का, वो पिता होता था। ठीक है, कौन होता था? पिता। पिता क्यों होता था? क्योंकि यहाँ का समाज जो था वो पितृ सत्तात्मक था। ठीक है, कैसा था? पितृ सत्तात्मक। और हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, कैसा था? मात्र सत्तात्मक। आगे बात कर लेते हैं कि हम किस आधार पर कह सकते हैं, क्योंकि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में तो वहां बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे जो अवशेष मिले हैं, उनके आधार पे हमने बोल दिया कि यहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। लेकिन हम वैदिक काल को कैसे बोल सकते हैं कि ये पितृ सत्तात्मक ही समाज था? इसके भी कई एक कारण मिले, कई एक तथ्य मिले हैं। जैसे कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यहाँ की नियोग प्रथा है। ठीक है, यहाँ की जो नियोग प्रथा है उसके बारे में जो जानकारी मिली है वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसमें क्या है, क्या था? नियोग प्रथा क्या थी? आइए इस पे एक चर्चा कर लेते हैं। नियोग प्रथा, ठीक है, नियोग प्रथा क्या थी कि जो ये आर्य समाज के लोग थे, यहाँ पर पितृ सत्तात्मक राज चलता था और यहाँ पर जो विवाहित स्त्रियां होती थी उनको पुत्र को जन्म देना बहुत ही अनिवार्य था। ठीक है, उन्हें पुत्र को जन्म देना ही देना था। ऐसे में क्या होता था कि अगर कोई स्त्री होती थी, अगर वो विधवा हो जाती थी और उसका कोई पुत्र नहीं होता था उस वक्त, तो उसे क्या करना पड़ता? चाहे उसकी बेटियां होती थी, लेकिन अगर पुत्र नहीं होता था तो उसे अपने पति के सगे संबंधी जैसे देवर, नंदोई इत्यादि सगे संबंधियों के साथ तब तक संबंध बनाकर रखने पड़ते थे जब तक कि उसका कोई पुत्र नहीं हो जाता था। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो एक ये उदाहरण है। साथ ही इसका एक और उदाहरण है, मैत्रेयी संहिता थी जो, ठीक है, क्या थी? मैत्रेयी संहिता है जो, मैत्रेयी संहिता में स्त्री को जुआ और शराब की तरह तीसरी बुराई बताया गया है। ठीक है, जुआ और शराब की तरह तीसरी बुराई बताया गया है। तीसरी बुराई क्या है? स्त्री है। जैसे जुआ और शराब है, ऐसी तीसरी बुराई स्त्री है। ठीक है, अब बात आती कि मैत्रेयी संहिता किसके द्वारा लिखी गई है। तो मैत्रेयी संहिता जो है, मैत्रेयी संहिता के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मैत्रेयी संहिता जो है वो मैत्रेयण शाखा के ऋषियों के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? मैत्रेयण शाखा के ऋषियों के द्वारा। ठीक है, के ऋषियों के द्वारा। अब ये बात आती है कि ये मैत्रेयी संहिता है क्या? तो जो मैत्रेयी संहिता, ठीक है, मैत्रेयी संहिता जो है, मैत्रेयी संहिता वह है जिसे एक मैत्रेयी उपनिषद भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उपनिषद। और ये एक प्राचीन संस्कृत पाठ है और इसमें जो है ये यजुर्वेद के अंतर्गत आता है और इसमें मैत्रेयी संहिता को मैत्रेयी उपनिषद भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मैत्रेयी उपनिषद। और ये जो है एक संस्कृत का पाठ है जो कि यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। और ये जो है उपनिषदों के जो 108 जो नंबर है उनमें से ये 24वें नंबर पे आता है। ठीक है, मैत्रेयी संहिता इसकी जो सूची है 108 की, उस सूची में ये 24वें नंबर पर मैत्रेयी उपनिषद आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में स्त्रियों को कौन सा अधिकार प्राप्त था? ठीक है, अगर हम स्त्रियों के अधिकार की बात करें, ठीक है, अगर हम स्त्रियों के अधिकार की बात करें तो वैदिक काल के समय का समाज जो था वो स्त्रियों के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं था। ठीक है, स्त्रियों का जो अधिकार था वो सिर्फ शिक्षा लेने तक ही सीमित था और कुछ अधिकार थे, लेकिन उन्हें राजनीतिक और संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। तो राजनीतिक और संपत्ति में अधिकार नहीं दिया गया था तो उन्हें युद्ध में भी भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था।
कर वसूली करने का भी कोई अधिकार नहीं था और राजा बनने का भी उन्हें कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उनको शिक्षा लेने का अधिकार था। और शिक्षा लेने का अधिकार के हमें कई एक प्रमाण मिलते हैं। सबसे बड़ा प्रमाण है वैदिक काल की कुछ विदुषियां, जैसे कि गार्गी, गंधर्व, ग्रहिता, अपाला, घोषणा, विश्वरा, सिक्ता, निराकरी, ठीक है, इत्यादि कुछ विदुषियों के नाम आए हैं। तो इन विदुषियों के नाम के आधार पर हम कह सकते हैं कि वैदिक समाज की स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। लेकिन ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है जिससे कि हम ये कह सकें कि वैदिक काल की स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार होगा या फिर उन्हें राजनीतिक अधिकार होगा। तो इन सब प्रमाणों से हम ये भी समझ सकते हैं कि उस समय का जो समाज रहा होगा वो समाज पितृसत्तात्मक रहा होगा। अगला प्रश्न है वैदिक काल में विवाह किसे कहा जाता था। ठीक है, तो यदि हम वैदिक काल की विवाह की बात करें तो विवाह जो था वो संस्कार को कहा जाता था। टोटल 16 संस्कार थे, उन्हीं संस्कारों में से एक विवाह संस्कार भी था। ठीक है, यदि हम विवाह संस्कार की बात करें तो विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार होता था। ठीक है, ये क्या होता था, एक पवित्र संस्कार होता था। और यहाँ पर जो था गोत्र का प्रचलन हो चुका था और यहाँ पर गोत्र जो था एक ही गोत्र में शादी करनी, विवाह जो करना होता था वो वर्जित था। एक ही गोत्र में हम विवाह नहीं कर सकते थे। ठीक है, और यहाँ पर 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया? 8 प्रकार के। उनमें से 4 उच्च कोटि के माने गए हैं और 4 विवाह जो हैं वो निम्न कोटि के माने गए हैं। ठीक है, और इनमें से कुछ विवाह हैं जैसे कि ब्रह्म विवाह हो गया, देव विवाह हो गया, देव विवाह, आर्ष विवाह और गंधर्व विवाह और आपका राक्षस विवाह और आपका पेशाच्य विवाह। ठीक है, इत्यादि विवाहों का वर्णन हमें यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की मूल इकाई की यदि हम बात करें तो मूल इकाई जो थी उसकी परिवार या कुल थी। ठीक है, क्या थी? फैमिली, परिवार या कुल। अगला प्रश्न है गुरुकुल का मुख्य कार्य क्या था? ठीक है, तो गुरुकुल का मुख्य कार्य जो था वो शिक्षा देना था। ठीक है, क्या था? शिक्षा देना। अगला प्रश्न है वैदिक समाज में विवाह किस प्रकार का माना जाता था? ठीक है, तो वैदिक समाज में विवाह जो है वो धार्मिक कर्तव्य का माना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है स्त्रियों को किस नाम से पुकारा गया है? ठीक है, वैदिक काल में स्त्रियों को किस नाम से पुकारा गया है? तो वैदिक काल में स्त्रियों को अर्धांगिनी और गृहिणी के नाम से पुकारा जाता था। गृहिणी जो थी वो क्या होती थी? ग्रह की स्वामिनी होती थी। ठीक है, वो क्या होती थी? ग्रह की स्वामिनी। और जो अर्धांगिनी होती है वो आधा अंग होता है पति का। ठीक है, तो अर्धांगिनी और गृहिणी के नाम से स्त्रियों को पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है वैदिक समाज की संरचना किस पर आधारित थी? ठीक है, तो वैदिक समाज की जो संरचना थी वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की थी। सबसे ऊपर ब्राह्मण आते थे, उसके बाद क्षत्रिय आते थे, उसके बाद वैश्य आते थे और सबसे नीचे शूद्र आते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन से वर्ण को शिक्षा का अधिकार था? तो हम यदि वैदिक काल के शिक्षा की बात करें तो शिक्षा ब्राह्मण को प्राप्त करने का अधिकार था, क्षत्रिय को था, वैश्य को था, सिर्फ शूद्र को नहीं था। ठीक है, शूद्र शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे, उसे द्विज कहा जाता है। वैदिक काल में विवाह का उद्देश्य क्या था? तो वैदिक काल में विवाह का जो उद्देश्य था वो संतान प्राप्ति था। ठीक है, क्या था? संतानों की प्राप्ति करना। अगला प्रश्न है वैदिक काल में विवाह की सबसे सामान्य प्रथा कौन सी थी? यदि हम सबसे सामान्य प्रथा की बात करें विवाह की तो सबसे सामान्य प्रथा गांधर्व विवाह थी और ब्रह्म विवाह थी। ठीक है, गांधर्व विवाह में क्या होता था? गांधर्व विवाह में ये एक प्रकार का प्रेम विवाह था। ठीक है, इसमें कन्या और वर स्वयं विवाह कर लेते थे, कोई उनके विवाह का प्रमाण भी नहीं होता था, ना ही कोई साक्ष्य होता था। ठीक है, अगर हम ब्रह्म विवाह की बात करें तो जो ब्रह्म विवाह होता था वो ऐसा विवाह होता था कि उसमें जो विवाह मतलब एक प्रकार से स्वयंवर रचा जाता था वो। ठीक है, और जो आसुर विवाह होता था
आसुर विवाह क्या होता था? आसुर विवाह ऐसा विवाह होता था इसमें कन्या को बेच दिया जाता था, ठीक है। और राक्षस विवाह क्या होता था? राक्षस विवाह जो होता था, जो मजबूत आदमी होता था, जो भी ताकतवर आदमी होता था, उसे जो भी कन्या पसंद आ जाती थी उससे वो जबरदस्ती विवाह कर लेता था। पैशाच विवाह क्या होता था? पैशाच विवाह ऐसा विवाह होता था जिसमें कि कोई पागल कन्या होती थी या फिर कोई सोती हुई कन्या होती थी, उस पर अधिकार जमा लिया जाता था और उससे जबरन शादी कर ली जाती थी, विवाह कर लिया जाता था, ठीक है। तो ये कुछ इसके उदाहरण थे और इसका सही उत्तर होगा गांधर्व विवाह, ठीक है। क्या होगा? गांधर्व। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में स्त्रियां कौन सा यज्ञ कर सकती थी, ठीक है। तो अगर हम वैदिक काल के यज्ञों के बारे में बात करें तो वैदिक काल में सिर्फ स्त्रियां जो थी वो अग्निहोत्र का ही यज्ञ कर सकती थी, क्योंकि अग्निहोत्र जो था एक पवित्र यज्ञ माना जाता था। और ये यज्ञ में क्या होता था, घी, चावल, दूध इत्यादि सामग्री जो थी वो डालकर स्त्रियां इस यज्ञ को करती थी। और इस यज्ञ को सुबह और शाम किया जाता था। और इस यज्ञ को करने का जो उद्देश्य था वो वातावरण को शुद्ध करना था, ठीक है। क्या करना था? वातावरण को शुद्ध करना, वातावरण को शुद्ध करना और वातावरण को सकारात्मकता देना, ठीक है, सकारात्मकता देना। यदि हम बात करें पशु बलि की, तो अगर हम पशु बलि की बात करें तो पशु बलि जो होता था, पशु बलि कहो या फिर पशु यज्ञ कहो, इसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। और जो प्राचीन काल के लोग थे उनका मानना था कि देवताओं को इससे प्रसन्न किया जाता है, ठीक है। और देवताओं को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद लेते थे वो लोग। यदि हम बात करें अश्वमेध यज्ञ की, तो यदि अश्वमेध यज्ञ की हम बात करें तो यह अश्वमेध यज्ञ जो था वो राजाओं के द्वारा अपनी संप्रभुता और शक्ति प्रदर्शन करना का एक प्रतीक था। जो भी ताकतवर राजा होता था वो अपना एक घोड़ा छोड़ देता था और वो घोड़ा जो था वो 1 साल के लिए छोड़ा जाता था और यज्ञ होता रहता था। उसमें तरह तरह के मंत्र और आहुतियां ऋषियों मुनियों द्वारा दी जाती थी। और जो घोड़ा होता था वो जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजरता था वो क्षेत्र जो होते थे वो राजा के हो जाते थे। और जिस क्षेत्र में घोड़े को अगर रोकने का प्रयास किया जाता था उस क्षेत्र के जो राजा होता था उसे राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी और युद्ध लड़ना पड़ता था। युद्ध में जो भी जीत जाता था वो उस क्षेत्र उसका हो जाता था और 1 साल के बाद फिर जब यज्ञ समाप्त होता था तो उस घोड़े की बलि दे। अगला प्रश्न है, कुलपति किसे कहा जाता था, ठीक है। तो वैदिक काल में कुलपति जो है वो परिवार के मुखिया को कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गोत्र का महत्व क्या होता था, ठीक है। तो वैदिक काल में जो था गोत्र का महत्व विवाह की पहचान करना होता था। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में विवाह की कौन सी प्रथा निषिद्ध थी, ठीक है। तो ये गोत्र विवाह था, ठीक है। क्या था? गोत्र विवाह। प्रश्न है, वैदिक समाज में किस प्रथा का आरंभ हुआ? तो वैदिक समाज में उपनयन संस्कार का आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह माने जाते थे? तो वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह माने जाते थे, ठीक है। कितने प्रकार के माने जाते थे? 8 प्रकार के। 4 उच्च होते थे और 4 निम्न होते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किसे धर्मपत्नी कहा गया है? तो वैदिक काल में पत्नी को धर्मपत्नी कहा गया है, ठीक है। किससे कहा गया है? पत्नी को। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में कौन सा वर्ण न्याय करता था? तो ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा बोलबाला था, तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में विवाह के बाद स्त्रियों का मुख्य कर्तव्य क्या था? तो मुख्य कर्तव्य था उनका घर का संचालन करना, ठीक है। प्रश्न है, वैदिक समाज में कौन सा संस्कार शिक्षा से जुड़ा था? तो शिक्षा से उपनयन संस्कार जुड़ा हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस वर्ण का मुख्य कार्य व्यापार होता था? तो मुख्य कार्य जो था वैश्यों का होता था, ठीक है। व्यापार करना वैश्यों का काम था। वैश्य व्यापार करते थे, क्षत्रिय युद्ध करते थे, ब्राह्मण जो थे वो पूजा पाठ वगैरह करते थे और शूद्रों का काम जो था वो इन सबकी सेवा करना था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस वर्ण को सबसे निम्न माना जाता था? तो सबसे निम्न जो था वो शूद्रों को माना जाता था, ठीक है। सबसे ऊपर ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे और सबसे लास्ट में शूद्र थे। अगला प्रश्न है, स्त्रियों को वैदिक काल में किस प्रकार की स्वतंत्रता थी? तो स्त्रियों को वैदिक काल में जो थी शिक्षा और यज्ञ में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अथर्ववेद में किस प्रकार के मंत्र मिलते हैं, ठीक है। तो अथर्ववेद में जादू और टोने के मंत्र मिलते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में कौन सा वर्ण हथियार चलाने का कार्य करता था, ठीक है। तो वैदिक समाज में हथियार चलाने का कार्य जो था वो क्षत्रिय करते थे।
अगला प्रश्न है वैदिक समाज में कौन सी प्रथा नहीं थी? तो वैदिक समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है, कौन सी प्रथा नहीं थी? पर्दा प्रथा। अगला प्रश्न है गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य क्या था? ठीक है, तो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य जो होता था वो परिवार का पालन करना होता था। ठीक है, क्या करना होता था? परिवार। अगला प्रश्न था वैदिक काल में किन स्त्रियों का विशेष सम्मान होता था? तो विदुषियों का और कवित्रियों का विशेष सम्मान था। ठीक है, जो गायक थी और जो विदुषियां थी उनका सबसे ज्यादा सम्मान होता था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किस यज्ञ में राजा की सर्वोच्चता प्रदर्शित होती थी? तो अश्वमेध यज्ञ जो था उसमें इसकी सबसे ज्यादा सर्वोच्चता प्रदर्शित होती थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है किस वेद में विवाह के मंत्र मिलते थे? तो ऋग्वेद में विवाह के मंत्र मिलते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है वैदिक काल में कौन सी शिक्षा व्यवहारिक थी? तो वैदिक काल में धनुर्विद्या, आयुर्वेद विद्या, शिल्प विद्या, ये तीनों ही व्यवहारिक विद्याएं थी। ठीक है, तो ये तीनों ही सही होंगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है वैदिक समाज में किसके प्रति सबसे अधिक सम्मान था? तो गुरु के। अगला प्रश्न है वैदिक काल में समाज किस आधार पर संगठित था? तो वह परिवार, ठीक है, परिवार, गोत्र, वर्ण, उपरोक्त सभी। वैदिक समाज में किस युग में स्त्रियों की स्थिति गिरी? ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति गिरी। ठीक है, उत्तर वैदिक आते आते स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें बहुत ज्यादा गिरावट हुई। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न है वैदिक काल में किस प्रथा का प्रचलन था? वैदिक काल में स्वयंवर प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, अगला प्रश्न है किसे ऋषि पत्नी कहा जाता था? तो ऋषियों की पत्नी को ऋषि पत्नी कहा जाता था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वैदिक समाज में कौन सी संपत्ति सबसे मूल्यवान थी? तो सबसे मूल्यवान संपत्ति की यदि हम बात करें तो सबसे मूल्यवान संपत्ति गोधन थी। अगला प्रश्न है वैदिक समाज में कौन सा उत्सव महत्वपूर्ण था? तो वैदिक समाज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्सव जो था वो यज्ञ होता था। अगला प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था? तो शिक्षा का प्रारंभ जो था वो उपनयन संस्कार से होता था। ठीक है, काय से होता था? उपनयन संस्कार से। वैदिक काल में विवाह के समय कौन सी रस्म जरूरी थी? तो विवाह के समय सप्तपदी की रस्म सबसे ज्यादा जरूरी थी। और सप्तपदी रस्म होती क्या है? सप्तपदी रस्म जो होती है उसमें 7 फेरे लिए जाते हैं। वर और वधू एक दूसरे को 7 फेरों के साथ 7 वचन देते हैं। आज के विवाह के जैसे ही ये सप्तपदी रस्म थी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।